नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र के बारे में, साथ ही किस तरीके से इस क्षेत्र का विकास और विस्तार किया जा रहा है। कार्यक्रम में 3 सेगमेंट के जरिए आपको हम जानकारी देंगे। पहले बात करेंगे खेती किसानी की, जिसमें आपको जानकारी देंगे मशरूम की खेती के बारे में। साथ ही बात होगी हमारा पशुधन की, जिसमें आज आपको हम जानकारी देंगे गौ पालन के बारे में। और आखिर में बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तान में सेठपाल सिंह जी की। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, सबसे पहले खेती किसानी में आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं मशरूम के बारे में। हम सभी जानते हैं कि मशरूम की खेती करके कितना लाभ हम कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए और किन बातों को जानना आपके लिए ज़रूरी है, या कहा जाए कि कैसे कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हमारे जो किसान हैं वो कमा सकते हैं। ज़रूरी है कि उचित प्रबंधन हम जानें। और जब मशरूम की खेती की जाती है तो माना जाता है कि जो प्रशिक्षण है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए जान लेते हैं कैसे आप भी सफलतापूर्वक मशरूम की खेती कर सकते हैं। मशरूम एक प्रकार का कवक है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। विश्व भर में मशरूम की करीब 14,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 2,000 खाने योग्य होती है। भारत में 1965 से मशरूम का उत्पादन शुरू हुआ था, जो आज काफी लोकप्रिय हो चुका है। इनकी खेती वातावरण नियंत्रित कमरों में आसानी से की जा सकती है। इसे शुरू करने के लिए कम स्थान और कम लागत की जरूरत होती है। देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में भी समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे युवा वर्ग मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भर बन सके। ये समय मशरूम उत्पादन के लिए बेहतर है। डॉक्टर गुरविंदर बताते हैं कि पराली का सबसे अच्छा उपयोग मशरूम उत्पादन में किया जा सकता है। साथ ही इसमें गेहूं के भूसे का भी सही उपयोग कर अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। मशरूम उत्पादन की विधिवत जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर गुरविंदर सिंह। आपका स्वागत करता हूं। आप यहाँ जो मशरूम ट्रेनिंग सेंटर हमारा है, रिसर्च सेंटर, वहाँ पे आप आए हैं। तो ये जो एक सीज़न है मशरूम के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पे हम 3 तरह की जो है मशरूम को उगा सकते हैं, या इसको खेती व्यवसाय की तरह से भी लिया जा सकता है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो आजकल का मेन मुद्दा है कि जो पराली है या जो राइस स्ट्रॉ है उसको जला रहे हैं लोग, तो इसका एक एक्सीटू या इसको इकट्ठा करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है मशरूम प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे पंजाब खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी में हमने एक तकनीक जो है वो विकसित करी है, जिसमें जो मशरूम को उगाने के लिए आपको एक कंपोस्ट चाहिए, जिसको हम वीट स्ट्रॉ से या जो कणक का जो स्ट्रॉ है उससे हम तैयार करते थे। लेकिन इसको अब हम ऐसे मॉडिफाई किया है कि इसकी कंपोस्टिंग के लिए हम आधा भाग या 1 भाग राइस स्ट्रॉ का या पैडी स्ट्रॉ का और 1 भाग हम जो है वीट स्ट्रॉ का लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास स्ट्रॉ है, और इस स्ट्रॉ को हम तकरीबन हमारे पास 2 तरह के मेथड्स हैं, शॉर्ट कंपोस्टिंग और लॉन्ग कंपोस्टिंग मेथड। जो पहला है ये तकरीबन 18 दिन में कंपोस्ट को तैयार कर देता है। इस कंपोस्ट को तैयार करने के लिए दोनों तरह के जो स्ट्रॉ है उसको हम मिक्स करते हैं, उसमें जो खाद वगैरह डाल के उसको फिर हम गालते हैं। ये गालने का जो प्रोसीजर, जिसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं, ये 2 तरह का है। शॉर्ट कंपोस्टिंग है और लॉन्ग कंपोस्टिंग है। शॉर्ट कंपोस्टिंग तकरीबन 18 दिन में ये तैयार हो जाता है, और लॉन्ग कंपोस्टिंग तकरीबन 30 दिन जो है ये लेता है। इसको तैयार करने के बाद इसमें हम बीज डालते हैं। जैसे पीछे आप देख रहे हैं कि जो बीज है, हम गली हुई जो तूड़ी है दोनों तरह की, वीट स्ट्रॉ और राइस स्ट्रॉ, उसको हम मिक्स करके और उसमें कंपोस्टिंग के बाद उसमें हम बीज डाल रहे हैं। ये बीज तकरीबन 25 किलो की जो है एक ढेरी है, जिससे हम 5 लिफाफे जो हैं वो तैयार करते हैं, जो हमारी रेडी कंपोस्ट होती है। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो कंपोस्ट हम तैयार करते हैं, हमारे पास पास्चराइजेशन टनल है एक, जिसमें हम इसकी पास्चराइजेशन कर देते हैं, ताकि इसमें जो कीड़े मकोड़े हैं वो सभी जो हैं इसमें से निकल जाएँ। उसके बाद इसकी स्पॉनिंग, या जिसमें सीड डालना जिसको हम बोलते हैं, स्पॉनिंग, वो करते हैं। उसके बाद हम इसके जो है वो लिफाफे वो तैयार करते हैं।
तब हमारे पास तकरीबन 18 से 20 दिन के बाद इसमें जो है वो जो इसका जाला है या जिसका जो माइसीलियम है वो माइसीलियम डेवलप होके उसकी स्पोरुलेशन शुरू हो जाती है, या जिसको हम पिनिंग बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। ये पिनिंग जो है उसके बाद हमारी जो है वो मशरूम तैयार होती है। ये तो है जो हमारी वाइट बटन जो मोस्ट पॉपुलर मशरूम है उसके बारे में कि कैसे हम उसको जो तैयार कर सकते हैं। इसकी जो है 3 तरह के हमारे पास 3 फ्लश आते हैं, तो एक बैग में से तकरीबन 2 किलो से लेकर 2.5 किलो तक जो है हमारे पास एक फ्लश इसका टोटल आ जाता है। और इसके अलावा हमारे पास ढींगरी है। ढींगरी जो है उसमें हम सिर्फ जो स्ट्रॉ की जो है इस्तेमाल करते हैं, और इस स्ट्रॉ को लिफाफे में बांध के उसको बाइंड उसमें स्पॉनिंग करने के बाद हम उसको गीला करके छोड़ देते हैं। जब वो ड्राई होता है तो उसमें फिर इसकी जो है स्पोरुलेशन स्टार्ट होती है। मशरूम उत्पादन में पराली का बेहतर इस्तेमाल। इस समय 3 तरह के मशरूम का कर सकते हैं उत्पादन। कंपोस्ट बनाने के लिए 1 भाग पराली और 1 भाग गेहूं का भूसा ले। इसके लिए 2 तरह की विधियों का करते हैं उपयोग। कंपोस्ट तैयार होने के बाद मिलाते हैं बीज। 18 से 20 दिन में बनने लगता है माइसीलियम। इसके बाद बटन मशरूम तैयार होने लगती हैं। ढींगरी मशरूम के लिए केवल पराली की जरूरत। मशरूम उत्पादन में पंजाब देश में दूसरे नंबर पर। मशरूम उत्पादन का लक्ष्य 5 टन से अधिक जाने का। पराली का शायद ही इससे बेहतर इस्तेमाल हो। मशरूम उत्पादन करके कम समय में ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत है। तो जाना आपने मशरूम की सफलतापूर्वक खेती करने के लिए किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। इसी के साथ ही गांव किसान में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब चलिए बात करते हैं हमारा पशुधन में गौ पालन की। हम सभी जानते हैं कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। जब बात आती है गौ पालन की तो कितना लाभ इस क्षेत्र में है और कैसे आप यहां भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। गाय दूध उत्पादन के साथ साथ भारतीय कृषि के लिए एक मूल्यवान मालवाही शक्ति और खाद का अच्छा स्रोत भी है। इनसे देश का कुल 45% दूध का उत्पादन लिया जाता है। 20वीं पशुगणना के हिसाब से 2019 में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। 2012 की तुलना में गायों की आबादी 18% बढ़ी है। इस तरह इस समय हमारे देश में गायों की संख्या 14,51,20,000 है। बढ़े हुए ये आंकड़े बतलाते हैं कि किसान गाय पालन में रुचि ले रहे हैं। अन्य पशुओं की तुलना में गाय पालन बेहद सरल है, लेकिन गाय पालन को मुनाफे का व्यवसाय बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है पशुओं की सही देखभाल करना। दुधारू पशुओं के लिए आहार काफी मायने रखता है। बेहतर उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए। गाय के लिए 100 किलो दाना बनाने के लिए मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा दाना की मात्रा लगभग 35%, खली यानी सरसों की खल, मूंगफली की खल, बिनौला की खल, अलसी की खल की मात्रा लगभग 32 किलो। चाहे तो इनमें से कोई एक खली को दाने में मिला सकते हैं। चौकर यानी गेहूं का चौकर, चना की चूरी, दालों की चूरी, राइस ब्रेन की मात्रा लगभग 35 किलो। नमक लगभग 1 किलो। इन सभी को मिलाकर दाना बनाया जाता है। दाना बनाने के लिए 35% मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा का दाना, 32 किलो खली, 35 किलो चौकर, करीब 1 किलो नमक। पशुपालकों के लिए सर्दियों का मौसम बहुत ही सावधानी बरतने वाला होता है।
पशुपालकों को इस समय अपने सभी दुधारू पशुओं की खास देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि पशु अगर ठंड की चपेट में आ गए तो इसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे दूध उत्पादन काफी प्रभावित होता है। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वो पशुओं के रहने के स्थान को भी व्यवस्थित रखें। आवास में ज्वार या बाजरे की टाट बांधकर हवा और सर्दी से बचाव करें। आवास को सूखा और कीटाणु रोधक रखें। साथ ही समय समय पर पशुओं के स्वास्थ्य की जांच करें। सर्दियों में पशुओं को खास देखभाल की जरूरत। ठंडी हवाओं से पशुओं को दे सुरक्षा। आवास को सूखा और कीटाणु रहित रखें। मौसम के अनुसार देखभाल करके गाय पालन से बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। इस व्यवसाय से जुड़ने वाले नए पशुपालक पशुपालन विभाग से समय समय पर सही मार्गदर्शन लेकर आय में इजाफा कर सकते हैं। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। पशुओं का सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। रात में पशुओं को अंदर गर्मी वाले स्थान जैसे कि छत के नीचे या घास फूस की छप्पर तले बांधें। मुंहपका खुरपका रोग, गलघोटू, भेड़ चेचक, फड़किया रोग आदि के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते लगवा लें। पशुओं को खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बांटे में मिलाकर दें। पशु आहार में हरे चारे की मात्रा नियंत्रित ही रखें व सूखे चारे की मात्रा बढ़ाकर दें, क्योंकि हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से पशुओं में दस्त इत्यादि की समस्या हो सकती है। यदि इस समय वातावरण में बादल नहीं है और पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर हे यानी सूखी घास के रूप में संरक्षित करें। बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद बरसीम एवं 55 से 60 दिन बाद जई के चारे के लिए कटाई करें। इसके पश्चात बरसीम की कटाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर करते रहें। तो जाना आपने कैसे आप अपने पशु को स्वस्थ और निरोगी रखकर भी अपनी लागत को कम कर सकते हैं। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब चलिए बात करते हैं कामयाब किसान की दास्तां में सेठपाल सिंह जी की। कैसी रही इनकी कामयाबी की दास्तां, या यूं कहें कि कैसा रहा इनकी कामयाबी का सफर, आइए देखते हैं। कम जोत वाले या सीमांत किसानों को कृषि से बेहतर परिणाम मिले और आय का सिलसिला बना रहे, इसके लिए सबसे अच्छी तकनीक है फसल विविधीकरण। इस तकनीक से एक फसल खत्म होने तक दूसरी फसल तैयार हो जाती है और आय बनी रहती है। इसके और भी कई सारे लाभ हैं, जिस वजह से ज्यादातर किसान इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मूली के खेत में खड़े ये किसान है सहारनपुर जिले के नंदी फिरोजपुर गांव के सेठपाल सिंह। सेठपाल मानते हैं कि किसान को पारंपरिक खेती के साथ साथ फसल विविधीकरण का उपयोग करना चाहिए। आज सेठपाल फसल विविधीकरण अपनाकर कई गुना मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने अपने खेत में पहले कद्दू और खीरा लगाया था। इन बेल वाली सब्जियों को मचान पर चढ़ा दिया गया और नीचे मूली की बुआई कर दी गई। इसके अलावा गन्ना फसल के साथ बीज के बचे स्थान का उपयोग करते हुए आलू, मटर, मसूर जैसी फसलें लगाई है। इन फसलों का गन्ने की फसल से कोई प्रतिस्पर्धा न होने के कारण गन्ने के उत्पादन पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता, बल्कि बेहतर उत्पादन के साथ आय बनी रहती है।
इसमें मूली में हमारा जो है इससे पहले इस खेत में कद्दू और खीरा था। कद्दू भी हमने ऊपर मचान पे लिया था, खीरा भी हमने एक मचान पे लिया था। पहले हमारा खीरा चला, फिर कद्दू चला, कद्दू के बाद हमने इसमें मूली लगा दी। इसमें जो पीछे हमारा खेत देख रहे हैं आप, इसमें अभी हमने गन्ने 0 टिलेज से 4 फीट पे ट्रेंच मेथड से सिंगल बड से हमने गन्ने की बुआई की है। इसके बीच में हमने आलू लिया है, हमने जो सकातरा कद्दू आता है सर्दी का वो लिया है, मटर भी लगाई है, मसूर भी लगाई है बेड के ऊपर। तो ये सारी फसलें ऐसी फसलें हैं जो नकदी की फसलें हैं और जो गन्ने के साथ कंपटीशन नहीं करती। इससे जहां हमारा गन्ने का उत्पादन 100 क्विंटल प्लस जाएगा, उससे हमारा जो लागत है हमारी उसकी इसमें सह फसली के रूप में आ जाएगी और उससे हमारी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। इससे पहले इसमें करेला और हमारा खीरा था, खीरा हमारा नीचे रह गया और हमारा जो करेला है वो मचान पे चला गया ऊपर। उसके बाद हमने जब उसमें अगस्त में फिर हमने उसी के ऊपर जब हमारा करेला ख़त्म हो गया तो हमने लौकी लगा दी। अब लौकी के बाद हमारा सर्दी आ गई, लौकी का उत्पादन कम हो गया, तो हमने गन्ना, ये कई साल से हम इसको कर रहे थे। सेठपाल अपने खेतों में फसल चक्र को अपनाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, साथ ही भरपूर पैदावार भी मिलती है। किसान सेठपाल ने कृषि को नए आयाम देते हुए मछली पालन और पशु पालन भी किया। इनके द्वारा किया गया सबसे सराहनीय कदम था खेत में कमल और सिंघाड़े की खेती करना। इन सब के पीछे सेठपाल कृषि विज्ञान केंद्र मत्स्य विभाग के सहयोग की सराहना करते हैं, जिन्होंने हर कदम पर सेठपाल का मार्गदर्शन किया। सेठपाल मानते हैं कि जहां तक संभव हो किसानों को कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि किसान फसल विविधीकरण को अपनाते हैं तो पैदावार भरपूर होगी, साथ ही लागत भी कम आएगी। तो इसमें फसल चक्र को अपना करके इसमें गन्ने का है, बराबर का जो खेत है उसमें हमारी तोरई थी और तोरई के साथ हमारा लोबिया था उसमें। तो उससे तो एक ऐसा सिस्टम बीच बीच में हमने इसमें पपीते का भी नोट दिया है, हमने जिमीकंद भी लगाया है। ये कई तरह की जो फसलें हैं हमारा बराबर में सिंघाड़ा भी है, कमल भी है, जो हमारा T9 टिश्यू कल्चर का केला भी हमारे पास है, जो हमारे तालाब का रूप हमने उसको दिया है। उसमें से हमारा उसकी बेड के ऊपर हमने अमरूद, केला, उसमें फूलम और आड़ू के पेड़ हमने लगाए हैं। तो वो कुछ ना कुछ हमको जितनी भी 1-1 इंच की जगह के सदुपयोग किया है। और इसके साथ में मत्स्य पालन है, पशुपालन है, तो दूध का भी चलता रहता है। तो ये इस तरीके से एक ऐसा सिस्टम हम लोगों ने ईजाद किया है। और इसमें हमारा सबसे बड़ा जो सहयोग है हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग है, एग्रीकल्चर का सहयोग है, हॉर्टिकल्चर का सहयोग है, मत्स्य विभाग का सहयोग है। और जो टेक्नोलॉजी में विशेष तौर से जो हमें सबसे ज़्यादा तकनीकी ज्ञान और हमारे खेत पर आकर के विजिट करके किसान को उत्साह दोगुना करने का जो काम करते गए हैं, हमारी कृषि विज्ञान केंद्र की पूरी टीम हमारी करती है, उसकी हम बहुत आभारी हैं। तो मेरा अपने सभी किसानों से ये अनुरोध है कि हम एक ऐसा सिस्टम ईजाद करें जिससे रोज़ किसान की आमदनी हो। और अभी जैसे मूली की फसल है, प्याज इस बार महंगी होगी, हमने 45 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मूली बेचनी शुरू कर दी थी। आज इसका मार्केट रेट 9 और 10 रुपये प्रति केजी है। गन्ने को हम 350 रुपये या 325 रुपये प्रति क्विंटल का भाव आंकलन करते हैं। मूली को यदि हम 10 रुपये केजी भी आंकते हैं तो ये 1000 रुपये क्विंटल होगी। और ये मैक्सिमम 45 से 50 दिन की फसल है। उसके बाद फिर हम दोबारा ये इसमें खेत में दोबारा हमने लगाई है, चूँकि रेट अच्छा मिल रहा है प्याज महंगी होने के कारण, तो हमने फिर दोबारा करा दिया। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक ऐसा सिस्टम ने कृषि विविधीकरण अपनाएं और हमारी खेत की ज़मीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाएं, कीटनाशकों का समावेश कम करें, जो संतुलित उर्वरक है उसका प्रयोग करें, अंधाधुंध किसी भी दवाई का नहीं करें। और जनरली हम इसके अंदर बहुत कम कीटनाशी हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास वर्मी कंपोस्ट भी है। वर्मी कंपोस्ट में हम ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, सुडोमोनास का हम इस्तेमाल करते हैं। और यदि हमको जैव उर्वरक एजिटोबैक्टर, फास्फेटिका, ये तमाम चीज़ों का हम अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं और जिससे हमारा
उसमें बीच बीच में जैसे ही है इसके पत्ती भी हमारी गलेगी, हम ढैंचे का, सनई का, उड़द का, मूंग का, इन तमाम चीज़ों का हम प्रयोग करके जहाँ एक तरफ हमारी खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ी है, दूसरी तरफ हमारी आमदनी बढ़ी है और आमदनी के साथ साथ हमारी लागत भी कम हुई है। तो मेरा ये अनुरोध है, लागत को हम कम करें, उत्पादन बढ़ाएं, कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें तो हमें एक बहुत अच्छा लाभ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है किसान की आमदनी 2 गुनी करनी है, तो इन चीज़ों को अपना करके हम निश्चित रूप से किसान की एक बहुत अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो देखा आपने सेठपाल सिंह जी की कामयाबी की ये दास्तां। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी भी ऐसी ही दास्तां हो और आप भी दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। आवश्यकता है तो और ज़्यादा जागरूक होने की, और इसके लिए लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी हम देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और आइए अब गांव किसान में चलते चलते जान लेते हैं कृषि कानून के और क्या फायदे हैं। किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून किसी वरदान से कम नहीं हैं। ये कानून किसानों को आने वाली पीढ़ियों की दशा एवं दिशा बदलने का काम करेंगे। यह कहना है प्रदेश के उचाना एवं नरवाना जिले के किसानों का। किसान अंकुश, प्रमोद, मोहन और रामेहर का कहना है कि इन कानूनों के आने से किसान अपनी फसल को घर हो या बाहर, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी बेच सकता है। सरकार ने तो बहुत बढ़िया कानून बना रखे हैं। MSP क्षेत्र का MSP नहीं खत्म होगी, मंडी नहीं खत्म होगी, ये तो नूकी नूर रहेंगी। फायदा तो जी अपना कहीं भी जाके न कहीं पर हरियाणा में जाओ, गुजरात में जाओ, राजस्थान में जाओ, कहीं भी जाके फसल बेच सकता है। लेकिन कानून तीनों के तीन बहुत बढ़िया है जी। कानून के आने से पहले किसानों को केवल मंडियों की तरफ देखना पड़ता था, लेकिन इन कृषि कानून के आने से किसान अपनी फसल का खुद मालिक होगा। वे जहां चाहे अपनी फसल बेच सकता है। इन कानूनों के आने से किसान बिचौलियों के चुंगल से पूरा आजाद हो गया है।